देखिए 8th क्लास का ही पॉलिटी वाला चैप्टर अगला चैप्टर को कवर कर रहा है, ठीक है, जन सुविधाएं, पब्लिक फैसिलिटीज को कवर कर रहा है। माइक थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा माइक जो है इधर उधर कहीं रखा गया, मिल नहीं रहा है आपको, बट ऐसे ही शूट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि माइक के चक्कर में लगेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब थोड़ा सा जन सुविधाओं को थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, ये अगला चैप्टर हमारा है पॉलिटी का, पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में समझते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, बहुत मतलब बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत नॉर्मल सा चैप्टर। इसको तो मान लीजिए हम नहीं भी पढ़ाते ना तो आप लोग को समझ में आ जाता है, हाँ कुछ 2-4 टर्म्स ऐसे हैं जो समझाना पड़ता है, बाकी आप लोगों को ऐसे भी समझ में आ जाता है। आप लोग तो वैसे भी बहुत समझदार है, समझदारी का लेवल इतना है कि भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन भी आपके सामने कुछ नहीं है भाई, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक ठीक है। तो देखिए अब हमारी जन सुविधाओं के अंतर्गत में बात कीजिएगा तो जन सुविधा का मतलब क्या होता है, इस शब्द का अर्थ पहले पकड़िए। जन का मतलब होता है क्या, लोग, आदमी, व्यक्ति, जनता, उसको जन कहा जाता है ना। जैसे नहीं होता है जन मतलब क्या होता है, जन लोगों के साथ में अच्छी व्यवहार करे, कुछ आप लोग भी ऐसे नॉर्मली बात सुनते होंगे कि अच्छे जन अच्छी कामें करते हैं, मतलब जो भी जन लोग को कहते हैं, ठीक है। और सुविधाएं का मतलब क्या होता है, सुविधा, फैसिलिटी, ठीक है। तो लोगों का कुछ फैसिलिटी जो सुविधाएं उसको लोग जन सुविधाएं कहते हैं, जन सुविधा कहते हैं। मतलब जन सुविधा का मतलब क्या हुआ, लोगों को मिलने वाला सुविधाएं जन सुविधाएं कहलाती है, ठीक है। उसी के बारे में समझना है। तो एक बात को समझिए, सुविधा जन को क्यों चाहिए। अब आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में आप जानते हैं कि राजा राजा यानी कि पॉलिटी में नेता बेता का बातचीत सब कुछ चलता है, ठीक है, नेता नेताइन सब कुछ चलते रहता है। नेता लोग बनाए क्यों जाते हैं, ताकि लोगों की सच्ची से अच्छे से सेवा कर सके। हमारे देश के अंतर्गत में अगर किसी प्रकार या कहीं का भी कोई नेता बनते हैं, नेता को चुना जाता है, तो वो नेता को चुनने का मोटिव क्या है, नेता बनने का मोटिव क्या होता है कि हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, है ना। इस चीज की चर्चा की थी पहले पिछले क्लासेस में कि हमारे देश में इतने सारे लोग हैं और इन सभी लोगों को जो है, इतने सारे हमारे देश में लोग भरे हुए हैं, इन सभी लोगों को अगर शांत तरीके से जिया जाए, अगर इसको सिस्टमैटिक ढंग से बढ़िया से ना थोड़ा सा मतलब कंट्रोल ना किया जाए तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। मतलब बिना एक कंट्रोलिंग पावर का, बिना कोई हेड का कोई समाज चलता नहीं है। इसके लिए हम आपको एग्जांपल दिए थे, सिंपल सा बात कि अगर एक स्कूल का नॉर्मल से 100 लोगों का स्कूल भी घुस जाइएगा ना, तो उस स्कूल में बिना कानून कायदे का नहीं चलेगा। उसमें अगर टीचर ना हो, क्लास में टीचर गायब होता है, स्टूडेंट का क्या नाटक होता है समझ ही देते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट को अगर टीचर ना हो ना तो स्टूडेंट तो आपस में झगड़ लेगा मजाक करते करते, ऐसा झगड़ लेता है कि मारा मारी पहुंच जाता है। तो टीचरों तो वहां पे उसको लड़ाई को कौन शांत करवाता है, टीचर आकर के, क्योंकि वहां पे वो हेड है जो चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक वैसे ही एक हेड का होना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग प्रतिनिधि नेता वेता जो चुनते हैं, इसके पीछे कारण क्या रहता है कि हमारे समाज के हर एक व्यक्ति के पास समान सुविधाएं पहुंच सके, क्योंकि हर व्यक्ति समान नहीं होता है, कोई ना कोई किसी न किसी चीज में कम ही होता है और कोई चीज में ज्यादा होता है। तो जिसके पास ज्यादा है वो तो सुखी संपन्न से जी लेगा, लेकिन जिसके पास कम है उनका क्या, उसका तो दिक्कत वाला जीवन हो जाएगा। तो क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। क्या अब उसके पास कम है तो कम क्या क्या वो जो आदमी जो खाना खा रहा है, देखिए सब चीज दुनिया में अमीर हो गरीब हो कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति जी रहा है प्रकृति के ऊपर, नेचर के रूप, नेचर के ऊपर, नेचर से ही खा रहा है, नेचर से ही नहा रहा है, खाना पीना जो कह दीजिए, रहना वहना सब तो नेचर की वस्तुओं से ही हो रही है। तो नेचर पे किसी एक व्यक्ति का तो अधिकार है नहीं, पूरे समाज के हर एक व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो कोई भी अमीर हो गरीब हो। नेचर में तो इसमें भेदभाव नहीं करती है, ठीक है। ये भेदभाव इंसान लोग करता है, आदमी लोग करता है, और यही भेदभाव की वजह से मजबूरन जो है हमें सरकार के सिस्टम को फॉलो करवानी पड़ती है। नहीं तो अगर लोग मान लीजिए शांति से रहता, किसी से ना कोई जलन ना ईर्ष्या कुछ नाटक नहीं करता, तो क्या मतलब था यार, तुम मस्त जियो अपने हिसाब से, आदमी भी अपना मस्त जिएगा, गरीब है अपना गरीब है, छोटा ही सही से गरीब में क्या ही बता। अरे भाई जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है ना, जल पानी चाहिए, पानी प्रकृति से मिल जाता है, खाना चाहिए जंगल वंगल से खाना मिल ही जाता है, रहने की लकड़ी पकड़ी से घर बना के रह ही लेगा, ठीक है। तो कोई टेंशन था वैसा जी नहीं टेंशन था, लेकिन लोगों की वजह से थोड़ा सा समस्याएं हो जाती है, जो कुछ वो आगा वो पीछे नाटकबाजी चलते रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जन सुविधाएं अनिवार्य करना बहुत जरूरी है, जन सुविधाएं देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसी जन सुविधाओं के बारे में यहाँ पे समझना है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, बात करते हैं पानी का, जल का, वाटर का। अब इस पानी के बारे में समझिएगा तो पानी कितना इंपॉर्टेंट है हमें व्यक्तियों के लिए। विदाउट पानी वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हम लोग समझिए कि सुबह में अगर उठ गए, पानी चाहिए भाई, प्यास लगा हुआ है जोर से, सुबह सुबह उठते हैं हमको कस के प्यास लगा होता है, हमको पानी चाहिए होता है। अब हमको ब्रश करना है, ब्रश करने के लिए भी पानी चाहिए होता है, ठीक है। बिना पानी का काम ब्रश कर लेंगे, इसी से कर लेंगे, फिर उसके बाद कैसे क्या होगा। यहाँ तक कि ब्रश को भिगाने के लिए भी भाई हम लोग को पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, है ना, खाना वाना बनेगा, कपड़ा धोआएगा, सबके लिए पानी चाहिए। तो कहेगा सर ये चीज तो छूटिए गया है, बहुत किसी के लिए चाहिए, तो उसको मत सोचिए, ठीक है, सबके लिए पानी चाहिए। अब पानी चाहिए ही चाहिए, हर एक चीज के लिए चाहिए भाई, खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए, पीने के लिए, हर एक चीज में पानी चाहिए भाई। कपड़ा धोना है, घर धोना है, गाड़ी धोना है, कुछ धोना है, सब चीज में पानी चाहिए, ठीक है। अब पानी इतनी जरूरी चीज है हमारे लिए। अब सोचिए इस पानी पे अगर समस्या हो जाए, पानी को न दिया जाए, क्या दिक्कत होगा। और ये पानी ऐसी चीजें है ना कि जो हर एक व्यक्ति को चाहिए, किसी एक व्यक्ति को नहीं, प्रत्येक एवरी पर्सन, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, अच्छा हो बुरा हो, किसी भी प्रकार का हो, उस व्यक्ति को पानी तो चाहिए,
ठीक है, पानी की तो यह महत्व है। पानी भाई, विदाउट पानी हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। एक दिन जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल आदमी कुछ दिन समझिए कि तकलीफ में तो कुछ दिन जी ही सकता है बिना पानी का, बट ऐसे तो इंसान नहीं जी सकता है, ठीक है, उसको चाहिए होगा। तो अब ये तो पानी की समस्या का बात हो गई। तो यही पानी की समस्या हमारे देश के अंतर्गत में कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे पानी है, कहीं पे पानी बिल्कुल ही नहीं है। तो जहाँ पे पानी है वहाँ तो दिक्कत वैसा कुछ खास नहीं है, लेकिन जहाँ पे पानी नहीं है उन जगहों का के बारे में सोचिए। समस्याएं और भी है। जहाँ पे पानी है, भारत देश के अंदर में कई जगहों पे जहाँ पे पानी है वहाँ पे अच्छा पानी नहीं है, और जहाँ पे पानी नहीं वहाँ तो पानी नहीं है भाई, तो और दयनीय स्थिति है। अब जहाँ पे पानी हमारे पास मौजूद है वहाँ पे लोग अच्छा पानी है नहीं, क्या मतलब वहाँ पे फैक्ट्रीज लगे हुए हैं। अब फैक्ट्रियाँ वहाँ पे गंदा गंदा अपना रसायन छोड़ देता है, जिसकी वजह से पानी दूषित हो जाता है। अब दूषित पानी मिलने की वजह से भारत के अंतर्गत, समझिएगा इस नाटक को दिमाग में रखिएगा, भारत के अंतर्गत हर दिन 1600 लोगों की जान जाती है। गंदे पानी के इस्तेमाल करने की वजह से हर साल भारत के अंतर्गत 1600 लोगों की, 1600 भारतीयों का जान जाता है। इसमें ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चों लोगों का सेंसिटिव बहुत एरिया होता है ना वो लोग का। अब देखिए पानी क्या है कि भाई बहुत बच्चा है, तो बच्चा को साफ करने के लिए आदमी माएँ जो है जिससे दूध पिलाई, तो या उसका मुंह थोड़ा सा गंदा हो गया, ऐसे पोंछ देती है, उसका चेहरा थोड़ा सा ठीक ठाक कर देगी, थोड़ा बाबू सुंदर लगेगा हमारा, और जरूरी भी है, करना भी चाहिए। अब वो तो बेचारा छोटा है, बच्चा है, एकदम मित्तू सा। अब उसमें उतना इम्यून सिस्टम वैसा स्ट्रांग नहीं होता है जैसे बड़कर में हम लोग में स्ट्रांग है, झेल ले जाएंगे। लेकिन छोटे बच्चों में नहीं झेल पाता है, उन लोग को आप मुंह में से पूछिएगा आंख में उसका पानी जाएगा। अब उसमें जो गंदे पानी है वो उसको नौटंकी करेगा, अब उसके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है और व्यक्ति बहुत जल्दी ही चला जाता है। तो ये बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है, भारत की स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। ये स्वच्छ पानी का समस्या है हम लोगों के पास। बताइए अच्छी चीज़ है? बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, बट अब है तो है, क्या कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा सरकार को करना चाहिए। तो सरकार कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं, कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है। कहीं सुधार अच्छी है, कहीं पर सुधार गंदी है। देखिए कब सुधरता है, सुधरेगा भी नहीं, सुधरेगा क्या होगा कुछ नहीं कह सकते हैं। हम सभी लोगों के साथ में ऐसा ही जीवन जो भी चलता है। खैर समझिए, तो पानी का महत्व के बारे में आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे हम वही डाटा लेके कि भारत के अंतर्गत जो है इतने लोग मरते हैं 1600 के आसपास। अब अनुच्छेद 21 में जो है ना, अनुच्छेद हमारे संविधान के अंतर्गत 1901 अनुच्छेद 21 में भी लिखा गया है कि पानी जो है ना, पानी का जो अधिकार है वो जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है, मतलब जैसे मौलिक अधिकार होता है ना कि मौलिक अधिकार में आप लोग को छुआछूत, जाति पात, नाटकबाजी नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, कि उसको जीने देना सुख शांति से, ठीक हो। वैसे ही मौलिक अधिकार की तरह ही पानी भी हमारे लिए एक मौलिक अधिकार की तरह कार्य करता है। पानी के लिए भी जो इंसानों को क्या है, आपको नाटकबाजी से नहीं, बेहतरीन तरीके से जीना है, मतलब पानी भी अच्छे से प्राप्त करके जीना है। वो ये चीज़ हमारे मतलब न्यायालयों के थ्रू भी ये चीज़ों को कहा गया है, स्वीकारा गया है। मतलब न्यायालयों के थ्रू, संविधान के थ्रू जो है इस बात को स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 21 में ये बात लिखी हुई है कि जो जल है, जो पानी है, वो जीवन का आधार है, जीवन का अधिकार की तरह होता है। इसलिए इस चीज़ को मुहैया कराते रहना है, और इस चीज़ के लिए काम चलता है, ये सरकारी काम हो जाता है। अब देखिए पानी की जो मुहैया कराने की बात है, पानी जो सेवा प्रदान करना है, तो पानी जो है इस पानी को जो देने का काम है वो सरकार ही कर सकती है। आम लोगों को अगर दीजिएगा ना करने के लिए, जैसे निजी कंपनियों को अगर चीज़ करने के लिए दे दिया जाए, तो निजी कंपनी वाले लोग क्या करेगा, अपना मुनाफा के चक्कर में पैसा के दाम में बढ़ा देगा, पानी के दाम में बढ़ा देगा। एकदम 10 का पानी 50 में बेच सकता है, कोई ठीक नहीं है। इस लोग का अपना अपना फायदे के मुनाफा के चक्कर में कुछ भी करेगा। अरे मजबूरी में क्या ही करेगा भाई, जहाँ पे मान लीजिए किसी आदमी के पास किसी एरिया में पानी नहीं है, अब लोग अपना मुनाफा के चक्कर में मन मर्जी के हिसाब से कोई 15 बेचेगा, 10 का पानी है कोई 50 बेच सकता है, कोई 100 बेच सकता है, जरूरत के हिसाब से बढ़ा के मन मर्जी के हिसाब से बेचेगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थितियों में सरकार का आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सरकार हर जगह पे, सरकार के जो चीज़ें हैं वो सुविधाएं बहुत सस्ती होती है। सरकारी तौर से जब कोई चीज़ आता है ना तो बड़ा सस्ता होता है, ठीक है। तो सरकारों को इन चीज़ में आना पड़ता है, बहुत सही चीज़ होती है, ठीक है। सरकार का आना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा स्मार्ट लगेंगे भाई, चश्मा लगा दे, ठीक है। स्मार्ट क्या ही लगे बात, देखिए ठीक है। तो ये चीज होता है। अब देखिए 2007 में जो है ना, आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय में जो है महमूब नगर में जो है ना, जिला के जो कलेक्टर था, उस कलेक्टर को आदेश दिया था कि प्रत्येक व्यक्तियों को हर दिन 25 लीटर पानी मुहैया कराओ। 25 लीटर, वहाँ के कलेक्टर को बोला था कि 25 लीटर प्रति व्यक्ति को पानी मुहैया होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ का जो पानी है ना, वो पानी दूषित हो गया है, क्योंकि जो कंपनी वाला काम कर रहा है वो लोग जो है केमिकल्स डाल के उसके जल को दूषित कर दिया गया। यानी उस पानी का अगर लोग इस्तेमाल करेंगे तो लोग बीमार पड़ जाएंगे, ऐसे ही मृत्यु दर बढ़ता चला जाएगा। तो लोगों की जान बचाने के लिए तुम लोग जो है 25 लीटर प्रति व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्तियों को मुहैया कराओ जल पानी, और ये करवाया गया था। तो सोच रहे हैं इस बात को समझिए, जो नेचर के थ्रू फ्री में हमारे पास अवेलेबल है, कहीं से भी उसको निकाल सकते हैं, उठा के पी सकते हैं, बट वो भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। आज अगर हम कल्पना करें कि हम जाके गंगा नदी का पानी पी, जैसे हिंदू धर्म शास्त्र में गंगा जल को बड़ा पवित्र माना जाता है, और हम लोग उसको ग्रहण करते हैं पूजन वगैरह का काल के समय कि हमारा पाप वगैरह सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन क्या पता हम ही नष्ट हो जाए, ऐसी स्थिति बना दे रही है। हालांकि उसमें कुछ ऐसी बैक्टीरिया होते हैं कि उसका पानी गंदा नहीं होता है, बट हर एक चीज़ का एक लेवल होता है। लेवल पार करने पे कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ें नहीं देगी, चाहे वो कोई ही क्यों ना हो। अब हाँ, चमत्कार कहें, भगवान की बात करें तो एक अलग बात है।
इसमें कुछ कह नहीं सकते, इसमें तो इंसान का बोलते ही बंद हो जाता है। जब बात किसी चमत्कार का, भगवान का, ये सब चीज़ का आता है ना, तो इंसान फिर कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि इसमें एकदम फंस जाता है ना भाई। अब सोचिए ना, सीधा सा बात है, अगर कह सिंपल सा बात क्या कहा जाता है कि भाई भगवान जो है, जो हो रहा है सब लिखा हुआ। अब सोचिए हम यहाँ हाथ रख के इहो लिखल है, अब आदमी क्या कहेगा, क्या कहेगा, हम हंसे, इहो लिखल था कि हम हंसे हैं। ये हालांकि हम इस बात को मानते नहीं है, क्या मानते हैं वो कभी और बताएंगे आराम से, अभी इधर ध्यान देते हैं पढ़ाई लिखाई पे। ठीक है, 2007 में ये आदेश मिला था। अब देखिए सिर्फ पानी ही नहीं, पानी के साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर के, पानी हालांकि स्वास्थ्य ही जुड़ा हुआ है, तो पानी के साथ साथ हेल्थ को लेकर, अगर मान लीजिए व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब प्राइवेट हॉस्पिटल का हाल देखिए, जिस वक्त खखोर लेता है एकदम सारा पैसा, तो जानते ये कोई बीमारी खाली हो गया ना, हल्का फीवर उबर का लग गया, जब जाइए 5,000 6,000 का बिल निकाल के आपको लूट के भेज देगा सर। प्राइवेट हॉस्पिटलों का ये हाल होता है, तो सरकारी हॉस्पिटलों का होना बहुत जरूरी होता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जो हमारे जीवन की आवश्यक चीजें हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक सुविधाएं जो हमें मिलनी चाहिए, उन्हीं सुविधाओं को मुहैया कराने का कार्य जो है जन सुविधाओं के अंतर्गत में आ जाती है, और वो सब सरकार के हाथ में आता है, क्योंकि सरकार जो है इस चीज को बेहतरीन करती है। ठीक है ना, सरकार सस्ते दाम पे करती है, और बेहतरीन करे ना करे, बेहतरीन का तो गारंटी नहीं लिया जा सकता है, लेकिन सस्ते दाम पे हो जाता है, सुविधाएं मिल जाती है, ये सरकार की अच्छी चीजें होती हैं। ठीक है, और अगर लोग जागरूक हो जाए तो अच्छा भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन निजी की बात कीजिएगा तो निजी में फैसिलिटी तो अच्छा मिलता है, बट पैसों वो खखोर लेता है, ये थोड़ा समस्या हो जाता है। ठीक है, तो इसके साथ में स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, बिजली हो गया, सार्वजनिक परिवहन हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने आने का, आप ऑटो, टेम्पो, रिक्शा से जाइए, मेट्रो से जाइए, ट्रेन से जाइए, ये सब चीज़ें भी जाइए। ठीक है, विद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब अनिवार्य सुविधाएं जो है जन सुविधाएं कहलाती हैं। ये जो अनिवार्य सुविधाएं हमारे लोगों के लिए, वो सब जन सुविधाएं के अंतर्गत कही जाती है। और इन सुविधाओं को दो तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, एक सरकार दे सकती है, एक निजी कंपनियां दे सकती है। देखिए निजी कंपनियां देगी तो वो लोग देगी तो ठीक ठाक, बट पैसा एकदम हाई कर देगा। अब पैसा सोच लीजिए, कोई नॉर्मल सी बात है, कोई व्यक्ति का कमाई ही अगर बहुत कम है, गरीब लोग जिनका कमाई महीने का 15,000 है, वो हाई लेवल का कैसे मेंटेन कर पाएंगे, उनका तो घर चलाने में ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो लोग मजबूरन सरकारी जगहों पे जाते हैं, सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी चीज़ों का लाभ लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब उन सरकारियों की वजह से ही फिर उन लोगों का जीवन अपने हिसाब से चलता है, तो बहुत जरूरी होता है। निजी कंपनी बहुत महंगा कर देगा और प्राइस सरकारी थोड़ा सस्ता होता है, तो हम लोग का ये जीवन चलता है इस तरीके से। अब इसमें देखिए क्या है ना कि जो जन सुविधाएं महत्वपूर्ण कैसे है, इसका जिम्मेदारी सरकार का होता है, क्योंकि निजी कंपनी महंगा कर देगा। ठीक है, बढ़िया, ये हो गया काम पूरा का पूरा। मुनाफा कमाने के चक्कर में ये जो है क्या होता है, कम करता है। एक और भी चीजें होती है, कुछ कार्य ऐसा है ना जिसमें मुनाफा बहुत कम होता है, निजी कंपनी अगर करना भी चाहे ना तो पैसा बड़ा कम मिलेगा, इसमें वो घुस भी नहीं करता है, क्योंकि कुछ काम तो सरकारी खुदे करवे करती है। अब जैसे मान लीजिए नाला साफ करना है, सड़क काम करना है, ये सब काम प्राइवेट कंपनी में जल्दी लेवे नहीं करता है, क्योंकि जानता है इसमें मुनाफे बहुत कम है, पैसे बहुत कम होगा, इसलिए घुस भी नहीं करता इसमें। तो ये काम मजबूरन जो है सरकार के जिम्मे पड़ जाता है, ये पूरा का पूरा काम जो है सरकार जो है सब काम करते रहती है। ठीक है, इसमें और कोई विशेष बात नहीं हो पाता है। हाँ, एक और चीज क्या है, पोलियो जैसे पिलाना है, पोलियो का ड्रॉप देखते ही है, पोलियो पिला जाता है, इस समय प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि फ्री में फंड में पिलाना है, सरकार पिलाती फ्री में, और ये लोग पिलाएगा महंगा करेगा, इसमें प्रॉफिटो नहीं है, फायदे नहीं है इन लोग का। हालांकि चाहे तो बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है अगर कुछ पैसा लेना स्टार्ट करे तो, हालांकि भारत में हमारे लोग को पोलियो फ्री में पिलाया जाता है। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी आएगा तो लोग पैसा ले लेगा। ठीक, तो जो भी उस तरीके से काम हो जाएगा। अब ये सब के चक्कर में काम होता है, मतलब यूँ समझ लीजिए कि जब जन सुविधाओं को उपलब्ध करवाना बहुत जरूरी होता है, तो आपको इतना बात समझ में आ गया कि जन सुविधाएं क्या है। जन सुविधाएं को हम लोग क्या कह सकते हैं, आम जनता या प्रत्येक व्यक्तियों को जीवन यापन करने के लिए जो आवश्यक सुविधाएं, जो अनिवार्य सुविधाएं, जैसे कि बिजली, पानी, बिजली हो गया, पानी हो गया, परिवहन हो गया, परिवहन के साथ साथ में स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, आदि की जो सुविधाएं उपलब्ध करवाना है वो हमारी जन सुविधाओं के अंतर्गत में आता है। अब ये जन सुविधाएं निजी कंपनियों से भी प्राप्त हो सकता है, सरकारी कंपनियों से भी प्राप्त हो सकता है। तो सरकारी कंपनियां अगर प्रोवाइड करवाएगी, सरकार के थ्रू अगर वो चीजें उपलब्ध करवाई जाएगी तो वो सस्ती होगी, अच्छी भी हो सकती है, थोड़ा सा इसमें घपला का भी चांस रहता है, बट अच्छी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर इसी को निजी में घुसिएगा तो अच्छी होने की चांस ज्यादा रहता है, बट इसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा, महंगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिस चक्कर में कुछ कार्य निजी कंपनियां करती है और कुछ कार्य प्राइवेट कंपनियां भी करती है, दोनों ही बोलती है। कुछ कार्य निजी कंपनियां करती हैं और कुछ कार्य जो है सरकारी कंपनियां करती है, और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो प्राइवेट और सरकारी, गवर्नमेंट दोनों मिल करके करती हैं। दोनों तरीके से, तीनों तरीके से कार्य चलता है हमारे देश के अंतर्गत में। ठीक है, तो ये बात आपको इतना तो समझ में आ गया। अब जब ये सब कार्य किया जाएगा तो सरकार अगर ये सब काम करेगी तो सरकार को करने के लिए भी पैसा चाहिए ना। अब अगर मान लीजिए सरकार आप लोगों को पानी उपलब्ध करवाएगी या फिर बिजली उपलब्ध करवाती है, किसी प्रकार का परिवहन, आपको रेल उपलब्ध करवा रही है सरकार, तो सरकार के पास तो पैसा चाहिए। सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? तो सरकार के पास जो पैसा आता है वो आता है आम जनता के द्वारा लिए गए टैक्स की वजह से, करों की वजह से। हम ही और आप लोगों की वजह से क्या होता है, हम लोग से कर लिया जाता है, अपने हम तक कर नहीं दिया जाता है सरकार को, तो सरकार वैसे कर नहीं लेती है,
वो सीधा आपका, आप देखो शैम्पू भी 1 रुपया का लेके आता है ना, 1 रुपये का शैम्पू, वो 1 रुपये के शैम्पू में भी सरकार के पास पहुंच गया टैक्स। ठीक है, तो हम लोग छोटे लोग इस तरह से टैक्स कहीं ना कहीं पे करते रहते हैं, लोग को मालूम नहीं रहता बट हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, अब टैक्सेस को थोड़ा समझिए। तो खर्च जो होता है ना सर, हर एक राज्य का, केंद्र का जो खर्च होता है, जो कमाई होता है, उसकी जो ब्यौरा होता है, उसी चीज को यहाँ पे एक बजट के रूप में कहा जाता है। सरकार का जो जो भी काम हो गया ना, उसको लोग बजट कहते हैं। बजट आप लोग का नाम सुने होंगे, इस साल का बजट, उस साल का बजट, 2015 का बजट, ऐसे करके बजट बजट का नाम सुनते होंगे। ठीक है, निर्मला सीतारमण बजट पेश की और ये चीजें, काफी चीजें हुआ, जो भी चीजें पता है। तो बजट के अंतर्गत में क्या होता है, हर एक सरकार जो है क्या करती है, केंद्र सरकार स्पेशली, वो क्या करती है, अपना खर्च का, ठीक है, पिछले पिछले साल में कितना वो खर्च की, अपनी योजनाओं में, कार्य में, अपने राज्य में कहाँ कितना खर्च की, और अगले साल उसका खर्च करने का क्या क्या ऐलान, वो क्या क्या करना चाहती है, और उसका पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, उन सभी चीजों को एक फाइल बनाया जाता है, और वही फाइल आपका बजट कहलाता है। ठीक है, और वही बजट पेश किया जाता है, जिसके अंदर में पूरा डिटेल डिस्कशन होता है कि जो वादे, यानी जो ऐलान पिछले वर्ष किए गए, जैसे अभी अगर 2026 चल रहा है, मान लीजिए 2026 में बजट आता है, तो 2025 का जब बजट स्टार्ट, यानी 2024 का जब समय था, तो 2025 के लिए जो आप ऐलान किए थे कि हम ये चीज करेंगे, क्या वो चीजें हुई? हुई तो खर्च कितना कितना हुआ, उसका एक प्रॉपर ब्यौरा। अब 2025 का ब्यौरा आ गया, और एक तरफ 2026 में क्या क्या करना है, उसमें कितना कितना खर्च होगा, और कहाँ कहाँ से ये पैसा आप चाहते हैं कि आपको कहाँ कहाँ से पैसा मिल जाएगा, कितना पैसा सरकार से चाहिए, कितना पैसा आप टैक्स से, कितना कर्ज लेंगे, क्या क्या चीजें करके, उसका सारा उसमें ब्यौरा होता है, और उसी को जो है संसद में पेश किया जाता है। उसके ऊपर थोड़ी बहस होती है, कुछ चीजें रह जाती है, कुछ चीजें अच्छी होती है, उसके लिए सराहना दिया जाता है, कुछ चीजें बुरी होती है, उसके लिए लोग ट्रोल करते हैं। तो ये तो चलता रहता है, अच्छा काम कीजिएगा तो बड़ाई भी होगा, और बुरा काम कीजिएगा तो सहना भी पड़ेगा, दोनों काम करना पड़ता है। इसमें कोई ऐसी ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, नेचुरल चीज है, नॉर्मली सबसे परेशान नहीं होना होता है। ठीक है, अब ये चीजें होगा, ये बहसबाजी जो है वहां पे चलता है, उसके हिसाब से फिर निर्णय मिलता है, और फिर अगले हिसाब से सरकार लोग अपना काम करते रहती है। ठीक, वो काम चलता है। अब ये जब बजट पेश होता है, तो बजट के विवरण का एक यहाँ पे एक ब्यौरा दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करना है, याद रखिए, बहुत अच्छी चीज है। क्या होता है, जो भी चीज है, जो केंद्र सरकार का जो व्यय है, खर्च कहाँ कहाँ है, उसका एक ब्यौरा प्रॉपर आपको दिया गया है। अगर खर्च जो है इसका 100% में, जो इसके पास पैसा 100% आता है वो खर्च कहाँ कहाँ करती है, वो समझना है। फिर हम आपको बताएंगे उसका कमाई कहाँ कहाँ होता है, कमाई कहाँ कहाँ से उस लोग के पास पैसा आ जाता है। लेकिन कमाई भी अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार का अगर मान लीजिए जो राजस्व होता है, राजस्व जिसको कहते हैं लोग, टैक्स, जो 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 सरकार जो पैसा कमाती है ना, उसको लोग राजस्व कहते हैं। तो वो जो राजस्व उसके पास कहाँ कहाँ से आते हैं, जैसा इसको समझिए। तो सबसे पहले इसको बात को देखिएगा, केंद्र सरकार के पास जो राजस्व आता है, वो सबसे पहले कहा जाता है माल और सेवा टैक्स। ठीक है, माल और सेवा कर, जिसको जीएसटी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको कहते हैं, ये 18% का टैक्स है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स समझिए, इसमें ये टैक्स समझ रहा है। गुड्स मतलब क्या होता है, सामान, भारत में जितनी भी वस्तुएं बन रही है, बेची जा रही है, उस सब के ऊपर एक टैक्स लग रहा है। आप एक लिपस्टिक भी लेके आ रहे हैं ना ऐसे करने के लिए, वो भी टैक्स देना पड़ रहा है। मार्कर भी लेके आ रहे हैं, जीएसटी टैक्स लगा है, जीएसटी पड़ा हुआ है। शैम्पू लेके आते हैं, जीएसटी पड़ा हुआ है। तो जितना भी, यहाँ तक कि आप बाल कटाने जाते हैं ना, कोई सर्विस लेते हैं, सर्विस में मान लीजिए कि ट्रेन का सर्विस लिए, ट्रेन पे चढ़े, सर्विस लिए, सेवा प्राप्त किया आप सरकार से, उस पर भी आपको टैक्स देना है। बाल काटने वाला जो है ना, उन लोगों को भी टैक्स देना पड़ता है। आप जो भी है उसके हिसाब से सबका मैनेज रहता है, उस हिसाब से। यानी कि आप कोई भी सेवा लीजिएगा, कोई भी सामान खरीदिएगा, तो उसमें भी आपको 18% का टैक्स लग जाता है। तो उसको जीएसटी टैक्स बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, माल और सेवा कर कहते हैं उसको, वहां से पैसा कमाई होता है। फिर उसके बाद निगम कर होता है, निगम कर है 17%। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंपनियां जो मुनाफा कमाती है ना, कोई कंपनी भारत में काम कर रहा है, वो कंपनियां जो मुनाफा कमाती है, उस मुनाफा में उसको 17% देना पड़ता है। अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए कमाया, तो 1000 करोड़ का 17% दीजिए भाई सरकार को, ये निगम कर कहलाता है, जो 17% देना पड़ता है। उसके बाद आयकर होता है, आयकर मतलब, आय मतलब क्या होता है, आमदनी, इनकम कर। हर एक आम व्यक्ति जो है, जो भी व्यक्ति जो कमाई करता है, वो जो भी कमाई के साथ में जो उसका कमाई चल रहा है, उस कमाई का कुछ परसेंट, कुछ क्या, लगभग 19% उसको इनकम टैक्स में पे करना पड़ता है। जो उसका कमाई, मान लीजिए 1 लाख रुपया उसका कमाई है, तो 1 लाख में लगभग 19% उसका, जो 19,000 20,000 जो भी हो जाए, 19,000 के लगभग, या हाँ उतना ही लगभग, जो भी होता देख लीजिएगा, उतना पैसा वो क्या करती है, वो सरकार को टैक्स के रूप में पे करती है, करना पड़ता है भाई। ठीक है, हाँ, गरीबों की कुछ रियायती होती है, किसी का अगर मान लीजिए पैसा कमाई कम होता है तो लोगों का छूट नहीं है। अब देखिए, उधार और अन्य देयता कर हो गया 28%, ये सबसे ज्यादा कर होता है, ये सबसे ज्यादा होता है कमाई का जरिया। ये कमाई नहीं कही इसको, हर साल 28% का कर्ज लिया जाता है अपने बजट को पूरा करने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए 28% का कर्ज लेती है। सबसे ज्यादा पैसा यहीं से कमाई जाती है ना। कहाँ से लेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हो गया, इधर उधर से जहाँ से ले सकती है वो कर्ज लेती है 28% हर साल। ठीक है, तो कर्ज के रूप में। उसके बाद गैर राजस्व कर हो गया, कुछ चीजें ऐसी, गैर राजस्व कर हो जाता है 7%। ठीक है,
उधार और देवदारी कर 28% और गैर राजस्व कर हो गया 7%। इसमें क्या होता है कि इसमें गैर राजस्व हो गया, मतलब जो राजस्व उसके पास आ रहा है उसके अलावा ही पैसा कमाती है। तो उसके अलावा पैसा कमाती है कहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कुछ नहीं होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी कोचिंग वोचिंग में एडमिशन लीजिएगा तो एडमिशन चार्ज को मांगता है, तो एडमिशन चार्ज हो गया तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा हुआ ना। कोई भी सरकारी आप काम कीजिएगा तो फॉर्म में आपको अप्लाई करने में पैसा देना पड़ेगा, वो टैक्स का पार्ट नहीं है, वो आप कमाई नहीं कर रहे हैं बट वो आप उसका काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ऊपर से पैसा लग जाता है, वही गैर राजस्व कर हो जाता है। ठीक है, टैक्स के अलावा जो आप सरकारी काम करते हैं ना, टैक्स का जो भी चीजें करते हैं, जो फीस वगैरह पे करते हैं, जो एक्स्ट्रा जो फीस पे करते हैं उसके लिए जो पैसा रहता है ना वो आपके गैर राजस्व कर के अंतर्गत आता है। फिर पूंजीगत प्राप्तियां हो गया, पूंजीगत प्राप्तियां के अंतर्गत में क्या हो गया, ये संपत्ति वाले जो लोग हो गए ना, जिसके पास जैसे संपत्ति जो जमीन उमीन बेचिएगा तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। ये कितना होता है, ये लगभग 4% का होता है ना, कि 4% का टैक्स लगता है। आप कोई जमीन बेचिएगा खरीदेगा तो 4% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सीमा शुल्क हो गया, सीमा शुल्क में भी लगभग 4% का हो जाता है। अब देखिए कभी गाड़ी से जाइएगा या आइएगा तो टोल टैक्स लगता है, तो सीमा कर हो जाता है। कहीं आप सीमा से बाहर जाइए, सीमा से अंदर आइए तो आपको टोल टैक्स सड़क पे देना पड़ता है, तो ये सीमा कर कहा जाता है, 4% इसको देना पड़ता है। उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया। क्या होता है कि हर राज्य हर देश के अंदर में कुछ खास चीजें उपजाई जाती हैं, कुछ खास वो प्रसिद्ध होता है इसी चीज के लिए, तो कुछ भी हो सकता है वो, और उस चीज के लिए जो उपज करती है उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए पेट्रोल हो गया, शराब हो गया, ये सब चीज उगाया जा रहा है तो उसके ऊपर भी 3% का मुनाफा वाला टैक्स जो है सरकार को देना पड़ता है। तो ये इतनी प्रकार की टैक्सें हैं, करें हैं, जिस करों की वजह से सरकार के पास पैसा पहुंचता है, राजस्व पहुंचता है सरकार के पास। अब सरकार के पास जो पैसा आया, बहुत बड़ा अमाउंट पैसा पहुंचता है सरकार के पास। अब जब सरकार के पास इतना सारा पैसा आया तो ये पैसा जो उसके पास जितना भी पैसा आएगा, जो 100% हम उसको कह रहे हैं, उस 100% में से कहाँ कहाँ खर्च करती है, उस पैसे को कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल करते हैं, उसका ब्यौरा समझिए। इन करों के जरिए सरकार के पास पैसा आ गया। अब इन पैसों को सरकार जो है अलग अलग जगहों पर खर्च करेगी। कहाँ कहाँ खर्च करेगी, करों में राज्यों का हिस्सा। सबसे पहली बात, जो कर उसके पास आया उसमें राज्यों का कितना हिस्सा होगा, हमारे पास इतने राज्य सारे हैं, उन राज्यों का हिस्सा, तो राज्यों को 20% दे दिया जाता है। राज्यों को कितना मिल जाता है, 20%। 100% में 20% मिल गया किसको, राज्यों को मिल गया। यानी राज्य जो है अपने हिसाब से अपने स्तर का काम करेगी। ठीक है, हर राज्य को अपनी जरूरत होती है भाई, राज्य संचालन इसी प्रकार से है ना। अकेले क्या कर लेगा भाई, केंद्र अकेले क्या काम कर लेंगे, बिना राज्यों की सहायता। राज्य क्यों बनाया गया, हेल्प के लिए बनाया गया है, तो वो राज्यों को बांटती है कि भाई अब तुम लोग अपना हिसाब से काम करो। तो 20% तो वहां चला गया। उसके बाद अगला 20% आता है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। केंद्र सरकार कुछ योजनाएं निकालती है, उन योजनाओं में खर्च करती है 20%। कौन, केंद्र सरकार। मान लीजिए केंद्र सरकार का कोई योजना है कि हमको मेट्रो बनाना है किसी क्षेत्र में, या मेट्रो बनाना है, केंद्र का योजना है, तो भाई केंद्र सरकार वहां पे 20%, उस जो 20% जो पैसा बचेगा उस पैसे को वहां यूज करेगी। ठीक है, तो केंद्र सरकार की योजना हो गया। फिर ब्याज अदायगी का बात कीजिएगा तो ब्याज के रूप में, जैसे सरकार जो है ना, जैसे नहीं बताया कि 28% टैक्स ली, 28% कर्ज लेंगे तो इसके ऊपर ब्याज तो देना पड़ेगा, तो उनमें से जो है ना 20% वो पैसा कर के रूप में जमा देती है। सोचिए 28% टैक्स लेती है हर साल, टैक्स नहीं सॉरी 28% जो है पैसा लेती है कर्ज के रूप में अपने कमाई का, जो भी उसके पास कमाई आता है, और उसका 20% वो कर्ज में ही जाता है, ब्याज में ही जाता है 20% जो उसके पास कमाई होता है। ठीक है, तो 20% जाता है उसका कर्ज, मतलब जो भी 20% वो क्या करती है, जो ब्याज जो कर्ज ली हुई है, मैंने पूरा ऐसा नहीं कि जो ली है वो वाला, पहले से लिए हुए हैं, पहले से। ठीक है, सरकार जो है पहले से जो कर्ज ली हुई है उस कर्ज को पूरा करने में जो है, उस कर्ज का ब्याज अदा करने में 20% उसको देना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 20% 60% तो चला गया। अब उसके बाद समझिए वित्त आयोग और अन्य अंतरण में हो गया। ठीक है, राज्य को जो मदद के लिए दिया जाता है, कि राज्यों जैसे कुछ राज्य है कि जिसको ज्यादा पैसा चाहिए, तो राज्यों की मदद के लिए जो है एक्स्ट्रा 8% को छांट करके रखा जाता है, वो राज्यों की सहायता के लिए प्रदान कर दिया जाता है। सो वित्त आयोग और अन्य अंतरण में कहा जाता है, उसको कर दिया जाता है। पेंशन के रूप में 4% बांट दिया जाता है। पेंशन पैसा वैसा जो वैसे कोई आदमी है सेना में काम कर रहा है, अब वो व्यक्ति रिटायर होगा तो उसको पेंशन दिया जाता है, तो वो पेंशन के रूप में उसको वो जो उसका 4% पैसा पेंशन के रूप में दे दिया। जो 4% जो पैसा बनेगा ना, उस पैसे को पेंशन के रूप में पेंशन में बांट दिया, जो पेंशनधारी हो गए उन सभी लोगों को बांट दिया जाता है, उन सभी लोगों को। यदि सरकारी कर्मचारी है, सरकार का काम करे, सरकार उसको सैलरी देगी ही देगी, पेंशन भी देगी, तो वो इस हिसाब से बंटवारा होते रहता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना, तो रक्षा व्यय हो गया। सेना में 8% का व्यय जाता है, सेनाओं की रक्षा करना बहुत जरूरी है बॉर्डर का, तो 8% व्यय हो जाता है किसके ऊपर में, सेना के ऊपर में खर्च करने को चला जाता है। अब उसके बाद आर्थिक सहायता में बात कीजिएगा, सब्सिडी में 9% आर्थिक सहायता दे दिया जाता है। 9% जो है ना सब्सिडी के रूप में पे कर दिया जाता है। तो आर्थिक सहायता में मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आर्थिक सहायता में क्या होता है, किसानों के लिए खासतौर पर गरीब लोगों के लिए सब्सिडी बनाया जाता है, निकाला जाता है। उसके तहत में होता क्या है, जैसे कोई किसान है, ठीक है, अब उस किसान को मान लीजिए कि उसको खाद खरीदना है, 1000 रुपए का खाद आता है, सरकार कह दी ना कि हम इसको 500 का सब्सिडी देंगे, तो 500 का सब्सिडी देंगे, तो इसका अर्थ ये हुआ ना कि जो दुकानदार है, जो खाद बेचने वाला कंपनी है, वो कंपनी जो है उस
किसान से जिस बोरे का प्राइस, एक खाद का बोरा है जिसका प्राइस 1000 रुपये है, सरकार उस किसान को 500 रुपये का सब्सिडी दे दे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो आदमी, वो किसान जब आएगा ना खरीदने के लिए तो वो 500 रुपये देगा, है बोरा 1000 रुपये का, लेकिन वो व्यक्ति 500 रुपये ही देगा, ठीक है। और बाकी 500 रुपये कहाँ से आएगा? तो सरकार जो सब्सिडी दी है ना, तो सब्सिडी का मतलब क्या हुआ, वो 500 रुपये दी है। अब वो 500 रुपये जो ना सरकार के खाते से कट के इसके पास आएगा। दुकानदार, मान लीजिए हम दुकानदार हैं, तो हम दुकानदार में हम 1000 रुपये का खाद बेचे, तो 500 रुपये तो हम किसान से लेंगे, लेकिन 500 रुपये हमारे पास हमारे अकाउंट में सरकार की तरफ से आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास 1000 रुपये आ गया, ठीक है, और किसान को अपना काम भी हो गया। तो ये हुआ किसान को सब्सिडी मिलना। अब ये सब्सिडी हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरीके से मिल सकता है, अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। ये भाई ये सब्सिडी का मामला हो गया, ठीक है। तो सब्सिडी के रूप में पैसा खर्च किया था अलग अलग क्षेत्रों में, किसी भी तरह, बीज में हो सकता है सब्सिडी दे दिया जाए, गैस सिलेंडर में सब्सिडी ना, उज्ज्वला योजना आया था मोदी जी का, जिसमें घर घर में जो है ये एलपीजी सिलेंडर वगैरह बांटा जा रहा था, तो उसमें भी सब्सिडी मिला था, महंगा को कम सस्ते मिल जाता। तो सब्सिडी वाला जो कंपनी वाला था, उन लोग को पैसा सरकार दे रही थी, वो उतने में बिक रहा था, लेकिन कंपनी वाला को पैसा सरकार बांट रही थी जितना का सब्सिडी मिला था। अब वो सब्सिडी 200, 500, 1000 जितना का ही मिल जाए, वस्तु के ऊपर डिपेंड करता है, वो सरकार अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से वो तय करती है। जितना उसके पास, सरकार के पास पैसा आएगा उसी हिसाब से तय करेगी, तो उस हिसाब से ऊपर नीचे सब होता रहता है समय के हिसाब से, ठीक है। अब अन्य व्यय 8%, कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक में रखा जाता है कि भाई एक्स्ट्रा अलावा अगर मान लीजिए कुछ आ गया, जैसे मान लीजिए आपातकालीन में कुछ हो गया, अचानक कोरोना आ गया, अब कोरोना में भाई जो खर्च आ गया, एक्स्ट्रा में खर्च आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा ही टाइप हो गया, कुछ अचानक ही कहीं पे विपत्ति आ गया, तो भाई उसमें पैसा कहाँ से फिर होगा, सरकार के पास ही है ना। तो वो 8% जो है, वो 9% जो है, हाँ 8% ही तय करके रखती है, साइड करके किनारे करके रखती है कि भाई ये इमरजेंसी में खर्च किया जाएगा, अन्य खर्च के रूप में उसको रखती है। तो राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता अनुदान, ठीक है, मतलब राज्यों को, शासित प्रदेशों को थोड़ा सा सहायता, हेल्प के लिए लगभग 3% दे दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये क्षेत्र है जहां से सरकार अपने पैसे को खर्च करती है। तो कितना खर्च हो गया, ये 3% अनुदान वाला, 8%, 8 और 3 11 है ना, 8 और 3 11, 11 और 9 20%, ठीक है, 11 9 20%, 20 और 8 28, 28 4 32, 32 और 8 40%, 40 और 20 60, 60 और 20 80, और 80 और 20 100। इस प्रकार से पूरा का पूरा 100% का बंटवारा हो गया, ठीक है। तो ये 100% की बंटवारा की बात हो गया, किसमें, बजट के अंतर्गत में। तो बजट में यही सब चीजें होती है, मतलब सरकार के पास, हम ये बताया आपको कि सरकार के पास राजस्व कहाँ कहाँ से आता है, पैसा कहाँ कहाँ से आता है, और सरकार उन पैसों को कहाँ कहाँ खर्च करती है, ये उसका ब्यौरा है। अब बजट में यही लिखा नहीं मिलेगा, बजट में हर राज्य, हर देश अपने हिसाब से वो बजट पेश करती है, जो उसका खर्च हुआ, जो उसको अगली साल करनी है, उस हिसाब से वो बजट बनते रहता है, ठीक है। अब आगे जरा सा बढ़ते हैं। सार्वजनिक परिवहन के रूप में बात कीजिएगा तो सार्वजनिक परिवहन का भी आवश्यकता बहुत अथाह है, बहुत जरूरी है। जैसे बस का होना, छोटा मोटा डिस्टेंस को कवर करना है तो बस चाहिए। अब छोटा मोटा डिस्टेंस को कवर, तो देखते हैं सरकारी बस भी चलाया गया, पिंक कलर का बस आता है जो सिर्फ महिलाओं के लिए, उसमें पैसा ही नहीं लगता है, ये बहुत कम पैसा, मतलब सस्ते फ्री में चल रहा है, सब चल रहा है ना। तो बस ही सस्ते, आसपास लोग कहीं काम करने जाते हैं, अपने शहर के अंतर्गत में ही, अपनी सिटी में लोग ट्रैवल करते हैं, रोज डेली बेसिस पे करते हैं काम के सिलसिले में, तो उन लोगों को ट्रैवलिंग के लिए, यात्रा के लिए जो है बसों वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, मुहैया कराया जाता है। अब कोई सिटी जो है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, जैसे दिल्ली में चल गई, वहाँ पे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बस हैंडल कर ही नहीं सकता है पूरे लोगों का भीड़ का, तो उसके लिए वहाँ पे मेट्रो बनाया गया, मेट्रो को चलाया गया ताकि लोगों को सुविधाएं प्रदान की जा सके। तो ये सब जन सुविधाएं के अंतर्गत ही आती है ना। तो वहाँ पे हालांकि मेट्रो का स्थिति बहुत, मेट्रो भी बहुत खचाखच भरा रहता है, ठीक है, तो मेट्रो भी बनाया गया। अब उसके बाद समझिएगा वहाँ पे पानी का, पानी समझिएगा कंपनी वाला काम कर ही दिए थे, पानी का इस्तेमाल। अब यहाँ पे कोई असमानता बताता है कि जो पानी इस्तेमाल करता है, जहाँ पे पानी की कमी है, उसे भारी असमानता देखने को मिलता है। असमानता क्या देखने को मिलता है, शहरी क्षेत्र रहेगा ना, तो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत में हर एक व्यक्ति को 135 लीटर पानी मिलता है, लगभग 7 बाल्टी के आसपास पानी उन लोगों को दिया जाता है शहरी क्षेत्र में। लेकिन वही झुग्गी झोपड़ी वाला जो गरीब टाइप का व्यक्ति रहता है, वो वहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को मात्र 20 लीटर पानी देने की अनुमति है, 1 बाल्टी पानी मात्र मिलता है। और कई बार उसमें भी मुश्किल हो जाता है, वो मुश्किल से देता है, वही मारामारी हो जाता है, कई लोगों को तो पानी नहीं मिल पाता है, बेचारा का स्थिति देते ही, तो लोग पुरनका पानी बचा बचा कर रखता है, कभी कभार इमरजेंसी में उसको इस्तेमाल करता है, झुग्गी झोपड़ी में ये स्थिति बन जाता है, ठीक है। लेकिन जो आलिशान होटल में घुस जाइए, 1600 लीटर एक व्यक्ति को देता है, 80 बाल्टी पानी एक आदमी पे, होटल में घुस जाइएगा तो आलिशान होटलों के अंतर्गत में। तो ये एक असमान वितरण है पानियों का, हालांकि सब समान रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्थितियां थोड़ा सा अच्छी है, बुरी सब है, समझ सकते हैं आप चीज़ों को। इन सब चीज़ों से समझना, अपने बुद्धि को विकसित करना है, हमारे देश में क्या क्या चीज़ें चल रही है, दुनिया में क्या क्या चीज़ें चल रही है, ऐसी भी चीज़ें होती है क्या, ठीक है। अब एक बात को समझिए, ब्राजील में एक शहर है पोर्टो एलेग्रे, ब्राजील का एक शहर है पोर्टो एलेग्रे। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे गरीबी अच्छी खासी है, जो गरीब लोग, इसमें भी अच्छे खासे ब्राजील में गरीब तो ऐसे हर जगह है, तो ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे में भी अच्छे खासे गरीब है। लेकिन यहाँ पे जो गरीब है ना, यहाँ पे गरीबी के जो बच्चे हैं वो पानी की वजह से नहीं मरता है, ये बड़ी बात है। इस पे समझने की यही बात है कि पानी की कमी की वजह से या पानी जल की वजह से लोगों का मृत्यु नहीं होता है।
जल की वजह से लोगों का मृत्यु नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि यहाँ की जो सरकार, जो जल विभाग है ना, ये लोग बहुत अच्छा काम करती है। मतलब पानी वानी का व्यवस्था बहुत अच्छा कर रखी है। तो पानी का काम मुनाफा के लिए करते ही नहीं है वो लोग, ठीक है। क्या होता है, यहाँ का शिशु का मृत्यु दर बहुत कम है, क्योंकि जो नगर जल विभाग है वो लोग जो है स्वच्छ जल मुहैया करा देती है हम लोगों के लिए, ठीक है। और पैसे भी बड़ा कम होता है, गरीब लोग को तो आधा दाम पे पैसा दे, आधा दाम पर दे देता है कि भाई आधे दाम पर तुम पैसा अपना इस्तेमाल करो और जीवन जियो। तो ये ब्राजील का, पोर्टो एंग्लो के शहर का ये अपना बात है। सोचिए कितनी अच्छी बात है भाई, ऐसा हर जगह हो जाए तो मजा आ जाए। लेकिन लोग पता नहीं क्या है, पैसा कमाने के होड़ में तो किसी के जीवन का ही कदर ही नहीं करता है। हर लोग में जो है बड़ा अजीब सा हो गया, लोग चाहता है कि भाई हमको पैसा कमाना है, चाहे जैसे कमाए, दुनिया मर जाए भाड़ में जाए, हमको वो चीज़, हमें बस पैसा चाहिए। लेकिन उस समझता नहीं है कि भाई यही सोच के साथ अगर सारा दुनिया में आ गया ना तो वो नहीं जी पाएगा। क्योंकि भाई तू तो मिलावट एक ही चीज़ में करेगा, लेकिन समाज तो हर एक चीज़ में मिलावट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई सब्जी विक्रेता है और उस सब्जी में मिलावट कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो मसाला बेच रहा होगा मसाला में मिलावट कर रहा होगा, जो कपड़ा बेच रहा होगा कपड़ा में मिलावट कर रहा होगा, पानी देने वाला पानी में मिलावट कर रहा होगा। भाई तू किसान है या जो भी व्यक्ति हो, तू तो सब्जी में खाली मिलावट कर रहा है। लेकिन यही हैबिट अगर हर एक व्यक्ति अपना रहा है तो सोच व्यक्ति, क्योंकि कपड़ा वपड़ा सबका इस्तेमाल तो खुद भी करेगा, वो व्यक्ति भी करेगा, तो उसको भी तो मिलावट का सामना करना पड़ेगा ना। वो हो सकता है अपने लिए अलग सब्जी उगाए, बढ़िया सब्जी खाए, बेचने के लिए भद्दा सब्जी बनाए, लेकिन भाई खाली सब्जी ये खा के जीवन गुजारेगा? तुमको और भी चीज़ तो चाहिए, और भी चीज़ लाएगा, वो में मिलावट मिलेगा, कैसे जिएगा भाई? तो ये चीज़ सोच उस लेवल की लोगों की नहीं होती है, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए कि भाई अगर इस चीज़ को हम लोग नहीं रोके ना तो चिंगारी से ही आग लगता है, ठीक है। चिंगारी से ही आग पकड़ता है, और जब आग पकड़ लेता है, चिंगारी को बुताना आसान है, बंद करना आसान होता है। यहाँ तक कि थोड़ा बहुत आग चला तो उसको भी बुताना आसान है, लेकिन जब एक बार आग बहुत बड़े स्तर का बन जाएगा ना तो इंसानों की बस की बात नहीं होती है कि उसको उस आग को बुताया जा सके। फिर विनाश होता है, केवल विनाश होता है, सर्वनाश होता है और कुछ नहीं, जो कि आज के समय में देखने को मिलता है। सोचिए ना, आज के बहुत कम उम्र के लड़कों के अंतर्गत अजीब अजीब सी बीमारियां हो रही है, बच्चों के अंतर्गत में कैसे कैसे बीमारियां हो रही, सब किसका प्रभाव है? यही सब का प्रभाव है। लोग समझदार अभी भी नहीं हो रहा है और भी पगलपंती की तरफ ही जाते जा रहे हैं। समझदारी में किसी को समझाओगे तो समझने की बात भी नहीं है। खैर जो भी समझने की बात है नहीं, लेकिन भुगतना तो पड़ेगा लोगों को, सबको, हमें भी भुगतना पड़ेगा। हम ही लोग मजबूर हैं, हम लोग आवाज़ क्यों उठाते हैं? ताकि लोग शायद सुधरे, है ना, लोग सुधरे, लेकिन लोग सुधरते नहीं हैं। सुधरेंगे नहीं, सुधरेंगे क्या होगा? सब जो है ना एक के को देखा देखी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम भी करेंगे, वो कर रहे हैं हम भी करेंगे, गजब गजब सीन है। चलिए छोड़िए। अब देखिए निजी लोग का बात कीजिएगा तो निजी लोग के चक्कर में क्या होता है कि महंगा हो जाता है। एक बोलीविया जो क्षेत्र था ना, बोलीविया में क्या हुआ था कि पानी को जिम्मेदारी दे दिया निजी कंपनी वाला का। अब निजी कंपनी वाला कहा कि आप पैसे इतना बढ़ा दिया ना, गरीब लोगों को पैसे, मतलब पानी पीने के लिए पैसे इतना जुट रहा है, बड़ा समस्या हो गया। तो फिर वो लोग जो है ना मारा मारी करने लगा, एकदम दंगा वंगा मच गया एकदम कि पानी दो इतना महंगा हो गया। फिर मजबूरन जो है सरकार पे दबाव पड़ा और सरकार जो है निजी कंपनी से वो जिम्मेदारी को वापस अपने हाथ में ली और फिर सबको समान दरों पे पानी मुहैया करने लग गया था। बोलीविया में ऐसा हुआ था, ठीक है। भारत के अंतर्गत तो घुसिएगा ना, भारत के अंदर बात कीजिएगा कि भारत में जल विभागों का क्या है। तो कुछ भारत में ऐसा तो बुरा है, बट कुछ क्षेत्रों में अच्छा भी है। जैसे अगर आप मुंबई में जाइए, चेन्नई में जाइए, हैदराबाद में, तो यहाँ पे आपको अच्छा मिलेगा। मुंबई के अंतर्गत जल विभाग का जो शुल्क है ना बहुत थोड़ा सा कम है, जो शुल्क बहुत कम रखा गया है और अच्छे तरीके से मुहैया करा दिया जाता है। हैदराबाद में जाइएगा तो हैदराबाद में भी जल का दायरा काफ़ी अच्छा है, मतलब लोगों के पास मैक्सिमम लोग उस जल का इस्तेमाल भी करते हैं और अच्छा खासा आमदनी भी हो रहा है। तो मतलब आमदनी अच्छा हो रहा है, लोग इस्तेमाल करने में सुविधाएं अच्छी है, ठीक है, वो हो रहा है। चेन्नई में जाइएगा तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिस्टम है, वर्षा का जल स्टोर कर लेते हैं लोग और उसको इस्तेमाल करते हैं। वर्षा का जल स्टोर करते हैं और उसको बढ़िया से प्यूरिफाई कर करके काम किया जाता है, मतलब उसको बेच करके पैसा लोग कमा लेते हैं। तो बड़ा अच्छा तरीके से ये लोग का काम होता है। ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा होता है, हालांकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जब पानी को धोना होना होता है ना, तो पानी आम जनता जब धुलवाते हैं ना तो धोने वाले निजी लोग ही हैं, लेकिन जो पैसा लेता है उस सरकारी दाम पे, सरकार जो पैसा फिक्स की है उतना ही पैसा उसको लेना होता है। किसको? निजी जो पानी को ढुलाई वाला काम कर रहा है। तो भारत में कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे ठीक ठाक से काम हो जाता है पानी को लेकर के, ठीक है। अब थोड़ा सा हमारे पास और बचा, हम इसको इरेज करेंगे और दोबारा से लिखेंगे थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स, और आपको क्या ये वाला भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब एक मुंबई का बात है, मुंबई का जो रेलवे मार्ग है ना, बड़ा बहुत दुनिया का समझिए कि बहुत बेहतरीन किस्म का कहा जाता है, ठीक है। दुनिया का सबसे घना मार्ग कहा जाता है। यहाँ पे 65 लाख लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं, ठीक है, यात्रियों को सेवा प्रदान करता है प्रतिदिन, समझ रहे हैं, 65 लाख, 300 किलोमीटर से दूर। इतना अच्छा होता है कि 300 किलोमीटर दूर रह रहे आदमी वो आते हैं और आकर के जॉब खोज करके चले जाते हैं, मतलब उन लोगों को बेहतरीन तरीके से वो लोग कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी मानी जाती है। हालांकि भीड़ भाड़ होता है, थोड़ा सा परेशानी भी है, बट फिर भी दुनिया में बड़ा अच्छा माना जाता है। बहुत घना है, इस घनता के बाद भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, बट ठीक है फिर भी, ठीक है। भारत में स्वच्छता का बात समझिएगा ना, ठीक है, भारत में स्वच्छता की बात अगर किया जाएगा तो लगभग भारत में 87% लोगों के पास जो है पेयजल यानी कि पीने के जल की सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है। और 53% परिवारों के पास जो है घर के भीतर शौचालय बना हुआ है। ये जो आंकड़ा है ना, ये आंकड़ा 2011 के हिसाब से है,
ठीक है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार ये डेटा बताई गई है, अभी थोड़ा चेंजेस भी हुए होंगे। तो अब आप समझ रहे हैं कि मात्र 87% लोगों को परिवार का पानी वानी अच्छे जल पानी उपलब्ध हो रहा है, और 53% परिवारों के पास जो है शुद्ध जल शौचालयों की अंदर, घर के अंदर शौचालय बनवाए हुए हैं। बाकी लोग कहाँ जाते हैं? वहीं खेत में, खुले में, पटरी पे या खुला खेत में। कुछ कुछ लोग बड़ा बकलोल टाइप होते हैं, उन लोगों का कहना होता है ना कि भाई अरे भाई उस सब में तो आ गई रईस लोग बैठता है, हम गरीब लोग के लिए खुला खेत ही बहुत है। ठीक है। कुछ लोग का क्या होता है, कहता है कि मैं मन नहीं भरता, अजीब अजीब नाटक करता है भाई। अरे भाई अंदर रहोगे करोगे तो क्या ही बात कर रहे हैं। मतलब ये बना हुआ है। गैर सरकारी एक क्या है ना कि शौचालय बड़ा स्थिति बड़ा खराब, क्योंकि देखिए लोग अगर घर से में नहीं करेगा ना, बाहर करेगा, रायता फैला देगा पूरा खेत में, एकदम पूरा पटरी गिरा के धर देता है आदमी। कभी इमरजेंसी में पटरी पे चलना होता है, इसी सड़क पे देखता है ना, ये कुर्थौले वाला एरिया में कई बार जाम वाली रास्ता में दशहरा वशहरा भीड़ लग जाता है, रोडवा पे सब पटरी पे चलना स्टार्ट करता है, और पटरी पूरा पटरी साफ हो जाता है। जाता है यहाँ पे दुर्गा पूजन करने, लेकिन उसके पैर में देखेगा ओ माय गॉड क्या लगा हुआ है। सब सिस्टम पूरा हैक होता है एकदम, पूरा एकदम सब लगा होता है। तो वो सब गंदगी की वजह से कितना लोग का मूड खराब हो जाता है। कितना लोग तो अंदर जाता नहीं है डोरे से कि सब देख लेगा, कहेगा ए भाई क्या लगा हुआ है, ढूंढने चलेगा कहाँ इसको साफ करे। अब तक पूरा पहले तो घासों फूस दाने पूछ पाछ लिया कर रहा था, कुछ हो नहीं, क्या करेगा आप कहीं किसी को मालूम चल गया था उसको देख ले चलेगा कि अरे तुर में लगल है, ऐसे करके बड़ा विचित्र सा कंडीशन बनता है। तो ये सब गंदगी फैला देता है। तो गंदगी को बचाने के लिए थोड़ा सा काम करना होता है। तो गैर सरकारी एक संगठन है, गैर सरकारी जो सरकारी नहीं है, सरकार गैर सरकारी है, सुलभ इंटरनेशनल संगठन करके, सुलभ इंटरनेशनल, सुलभ शौचालय का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। तो सुलभ संगठन जो गैर सरकारी संगठन है, जो क्या करती है ना, पूरे देश में समझिए कि शौचालय बनवाने का कार्य करती है। तो ये अभी तक अगर बात कीजिएगा ना, पिछले 5 दशक के अंदर 2011 से 5 दशक के अंदर समझिएगा, तो उसमें जो है ना लगभग 8,500 सामुदायिक शौचालय, यानी कि जो जिसमें एक समूह के लोग, कई लोग उसमें जा सकते हैं, सामुदायिक शौचालय जो बहुत सारे लोग एक ही शौचालय में जाके यूज करके आ सकते हैं, वो बनवा दिया है। घरेलू शौचालय लगभग समझ लेगा 2.5 सैकड़ा, 1000, 10 लाख, 10 लाख, लगभग 15 लाख शौचालय जो है बनवा दिया गया है, घरेलू शौचालय। इन चीज़ों की वजह से लगभग 2 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। इस चीज़ों की वजह से 2 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं इस चीज़ में। ठीक है। सुलभ जो है वो एक सुलभ शौचालय क्या है, सुलभ जो भी है ना, ये है तो हालांकि प्राइवेट, बट इस पर जो पैसा आता है वो सरकार से ही आता है, सरकारी फंड का इस्तेमाल करके ही ये लोग अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके चैप्टर का बात खत्म हो जाता है, और अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, कानून और सामाजिक न्याय। कानून और सामाजिक न्याय को पढ़ेंगे। तो ठीक है, देखते हैं, उसको भी हम अभी शूट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, रखते हैं। ये भाई का फोन फाड़ी सर रखते हैं, बोल देते हैं। हम आलतू फालतू नहीं बोलना चाहते हैं ना, नहीं तो फिर हमको एडिट करना पड़ेगा, जाके कट छट लगाना पड़ेगा। हम कट करना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट जो है यहाँ यहीं से सीधा अपलोड करने की बात करते हैं। बट चलिए, अब इसको काटेंगे तो नहीं है, चाहे जो हो जाए। ठीक है जी।